हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे PT 365 के साइंस एंड टेक। तो थर्ड लेसन है ये हमारी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे IT एंड कंप्यूटर। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया है, IPR भी कंप्लीट हो गया है। IT एंड कंप्यूटर में काफ़ी टॉपिक्स होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके सारे देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और कुछ नए क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही मैं यहाँ पे आप लोग के साथ सॉल्व करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस लेसन में पूछी थी और ये UPSC के 2012 में पूछा गया। अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस टू पेस्ट तो है ही। इट मीन्स कि कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे कोई भी पौधे में, क्रॉप्स में, जो भी ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होते हैं। तो और भी क्या इसके प्रॉस्पेक्ट है। तो फर्स्ट है कि टू अनेबल देम टू विथ स्टैंड ड्रॉट, यानी कि सूखे में भी ये खड़े रहेंगे, बिल्कुल सही है। टू अनेबल द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो भी यहाँ पे क्रॉप आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ। टू अनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेस शिप एंड स्पेस स्टेशन। तो ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा अलग एंगल में लेकर जा रहा है कि स्पेस शिप में और स्पेस क्राफ्ट, स्पेस जो स्टेशन है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है मे बी ये स्पेस शिप और स्पेस स्टेशन में ना मिले, जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दीज आर द थिंग्स मे बी नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया। सो हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकरेक्ट है, ये अप्रोप्रिएट करेक्ट नहीं है, थोड़ी सी इनकरेक्ट। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं। फोर्थ वन इज़ ऑल्सो करेक्ट, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ इसकी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है वायरसेस के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर से वायरस ट्रेंडिंग हो गया है, तो मे बी आस्क इन कमिंग प्रीलिम्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जनरेशन में जो भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो वायरसेस में नहीं होता। सेकेंड है कि यहाँ पे आप देखो वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, कोई भी सिंथेटिक मीडियम में वायरस को कल्चर्ड किया जा सकता है। थर्ड है कि वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर नेक्स्ट लेसन जब साइंस एंड टेक की आएगी तो इसमें मैं आंसर बता दूंगी। चलिए अब हम लोग लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे IT एंड कंप्यूटर, और फर्स्ट टॉपिक जो कि 5G है, 5th जनरेशन। तो रिसेंटली हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो यहाँ पे कंप्लीट 5G सोल्यूशन को डिज़ाइन कर चुके हैं और डेवलप कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इंडियन कंपनी जो है इस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी को वेंचर कर रही है, तो काफ़ी बड़ी बात है, और ये रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में है। तो अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 4G टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत जल्द, और बहुत जल्द तो नहीं, कोविड के कारण कुछ प्रोग्राम यहाँ पे रुक गई है, तो उस फिर भी देखिए 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो देखिए 5G और 4G में डिफरेंस क्या है। 4G में अगर लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी मीन्स जो स्पीड होता है, आपको देखने को मिलेगा कि कितने जल्दी जो है आपका डेटा डाउनलोड हो जाता है, कितने जल्दी आपका डेटा जो है अगर आप किसी को सेंड करते हो तो वो सेंड हो जाता है। तो ये लेटेंसी है, तो ये 10 ms है। और 5G में आप देखो कि लेस देन 1 ms है, यानी कि तुरंत ही आपका जो है सेंड हो जाएगा, तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो लेटेंसी जो आपका डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। डेटा ट्रैफिक आप देखो कि 5G में बेटर हो गया। डेटा ट्रैफिक में भी आप देखो कि 50 एक्सोबाइट्स यहाँ पे पर मंथ है, और ये 7.2 एक्सोबाइट्स पर मंथ था। और पिक डेटा अगर रेट देखें तो सबसे हाईएस्ट 1 GB पर सेकेंड जाता था, लेकिन 20 GB पर सेकेंड यहाँ पे जाएगा। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि एक सेकेंड में 20 GB, एक मूवी आपकी तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके की आप समझ सकते हो कि कितनी मूवी आपकी तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। अभी भी तुरंत हो जाती है, लेकिन हाँ कुछ आपको 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ता है। बट 5G में आप समझो कि 1-2 मिनट्स में आपकी एक मूवी डाउनलोड हो जाएगी, काफ़ी GB की जो भी है। अवेलेबल स्पेक्ट्रम आप देखो कि 3 GHz है, और अभी इसमें कितना होगा तो 30 GHz होगा। कनेक्शन का डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो 100,000 कनेक्शंस पर किलोमीटर स्क्वायर है, और ये कनेक्शन डेंसिटी अगर आप देखोगे तो 5G का 1 मिलियन कनेक्शंस पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि कनेक्शन डेंसिटी कम एरिया में कितना ज़्यादा कनेक्शन है, तो 5G की बढ़ाई जा रही है, इसको हम लोग डेंसिटी कह रहे हैं। वैसे 5G टेक्नोलॉजी है क्या, ये समझिए। 5G एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कि रेडियो वेव को और रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे। तो रेडियो वेव्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आर यूजिंग टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो काफ़ी ये ट्रेंडिंग कर रहा था।
D10 क्लब, तो ये D10 क्लब किसके द्वारा बनाया गया? पहले तो ये ध्यान रखिए कि यूके गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पे D10 क्लब बनाया क्यों जा रहा है? तो 5G को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो D10 क्लब में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाएंगे? सबसे पहले G7 कंट्रीज़ के 7 कंट्रीज़ यहाँ पे होंगे, जो कि है यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। ठीक है, ये 7 हो गए। अब 3 और कौन कौन है? तो 3 यहाँ पे हम भारत भी है, इसलिए याद रखिएगा कि इंडिया भी D10 क्लब है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इंडिया, ये आपका 3+ कर दीजिए। साथ ही आप G7 कंट्रीज़ भी याद रख सकते हैं। तो G7+3 है। इसका एम है कि ऑल्टरनेटिव सप्लायर हम लोग को बनना है 5G इक्विपमेंट का और अदर टेक्नोलॉजी का, जिससे कि आप देख सकते हो कि 5G के ऊपर जो आप चाइना का देख रहे हो कि चाइना का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और 5G टेक्नोलॉजी में डोमिनेट ना करे चाइना, इसलिए इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे सारे कंट्रीज़ एकजुट होकर एक बेटर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो D10 क्लब याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आप समझो कि न्यूज़ में क्यों है। तो BSNL जो कि इन पार्टनरशिप विद स्काइलोटेक इंडिया, उनके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है नेटवर्क, उसको इंडिया में अनाउंस किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें है क्या। तो नैरो बैंड अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर देखें तो इसकी बेनिफिट क्या है, पहले ये समझिए। इससे क्या होगा कि कनेक्शन हमारा बढ़ेगा, बिलियंस ऑफ कनेक्शन होंगे, 150 K पर सेल कहा जा रहा है। तो ठीक है, ये कनेक्शन हमारा बढ़ेगा, सिक्योर और रिलायबल है, यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो भी हमारा डेटा वगैरह है वो सिक्योर होगा, नेटवर्क सिक्योर होगा। साथ ही साथ आप देखो तो एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज कवरेज है, डीप पेनिट्रेशन है, यानी कि आप देखो कि जो गांव-गांव तक अब तक आपको नेटवर्क की कमी देखने को मिलती है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि नैरो बैंड है, ये अब उस जगह तक भी पहुंचेगा जहां तक अभी तक आपको जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। तो एक नैरो बैंड है ये, और ये एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज कवरेज है, साथ ही डीप पेनिट्रेशन है, कोने कोने तक ये जो है नेटवर्क आपका पहुँचेगा। उसके बाद आप देखो कि इंटीग्रेट्स इनटू सेलुलर सिस्टम ईजी डिप्लॉयमेंट, यानी कि इसको डिप्लॉय करना बहुत ही आसान होगा। ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन भी जो है वो बहुत कम होगा इसमें। बैटरी लाइफ आप देख सकते हो 10+ ईयर तक यहाँ पे बैटरी लाइफ जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसका, सिक्योर और रिलायबल है, बिलियंस ऑफ कनेक्शन है, लो पावर कंजप्शन है, और कवरेज इसका ज़्यादा है, डीप पेनिट्रेशन है, और यहाँ पे ईजी डिप्लॉयमेंट है, बेहतर तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या। तो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए है, जो कि किसी भी कैटेगरी, जैसे कि आपका लो पावर वाइड एरिया जो नेटवर्क है ना, उसके कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। यानी कि बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस जो हमारे वर्ल्ड में है, अब उसको इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जैसे आज के डेट में आप जो टेलीविज़न देखते हो, मस्त अपने फ़ोन से आप जो है कनेक्ट कर लेते हो, और टीवी को फ़ोन से चला रहे हो, एसी को फ़ोन से चला रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर को फ़ोन से चला रहे हो। तो सारी चीज़ों को क्या है कि इंटरनेट से कनेक्ट कर कर जो है अब डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह रहे हैं। नैरो बैंड है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये नेटवर्क का। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब फिजिकल डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो इट मीन्स कि इससे भी बहुत सारे डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। जैसे कि एक लाइट बल्ब जो है उसको स्विच ऑन कर सकते हैं स्मार्टफोन ऐप को यूज़ करके। तो आज के भी डेट में आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो यही चीज़ें हैं कि आगे आने वाले डेट में अब यही होगा कि अब हम लोग जो है ना सिर्फ गैजेट को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, और इंटरनेट के माध्यम से जो है ये सारे गैजेट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि काम बहुत ज़्यादा और भी ईजी हो सकता है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो नैरो बैंड का है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, सस्ते रेट में है, इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विसेज है, और कस्टमर को ये पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जो भी प्रोडक्ट वगैरह है। ये सोल्यूशन है। इंडिया में क्या है ना कि अब यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी फॉर मिलियंस ऑफ येट नॉट कनेक्टेड जो मशीन्स है, अनकनेक्टेड मशीन्स जो भी आज की डेट में है, सेंसर है, इंडस्ट्रियल है, तो सारी चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे डिवाइसेस को। साथ ही साथ दिस न्यू मेड इन इंडिया सोल्यूशन है, जिसमें कि आप देखो कि BSNL की जो सैटेलाइट है, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कनेक्ट कर पाएंगे और पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड कर पाएंगे। BSNL के साथ यहाँ पे टाई अप किया गया है, जिससे कि हम लोग जो है, BSNL आप जानते हो बहुत बड़ी आपकी टेलीकॉम कंपनी है, साथ ही यहाँ पे कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो एक पूरे इंडिया में कोने कोने तक यहाँ पे कवर किया जाएगा इनकी सैटेलाइट की हेल्प से। साथ ही जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और नीति आयोग के प्लान को सपोर्ट करता है, जिसमें कि यहाँ पे इनका प्लान है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी जो है वो हमारे इंडिया के कोर सेक्टर्स तक होनी चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उन सब में जो है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और इसको ऑलरेडी टेस्ट किया गया है हमारे इंडियन रेलवे में,
फिशिंग वेजल्स में, और जितनी भी यहाँ पे व्हीकल्स है उसको कनेक्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा अनेबल है। अब आप देखते हो कि जो भी आप अगर 4 व्हीलर्स वगैरह भी परचेज़ करोगे तो उसमें आपको अलग से रिमोट की ज़रूरत नहीं होती है, आप मोबाइल से ही उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसकी डोर ओपन कर सकते हो, मोबाइल से ही आप जो है कार स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस? दिस आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कनेक्टिविटी देख सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि स्मार्ट मीटरिंग होगा। आज के डेट में जो आपके घर में आई डोंट नो कैसी मीटर है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको दी जाती है, तो स्मार्ट मीटरिंग होगा, यानी कि प्रीपेड भी हो सकता है। तो अब स्मार्ट मीटरिंग यहाँ पे लगेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हो, गैस बिल के लिए हो या वाटर बिल के लिए हो। साथ ही हेल्थ पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए, तो जैसे आप देखते हो कि हेल्थ पैरामीटर्स यानी कि बहुत सारे जो डिसीज़ेस होते हैं उसको यहाँ पे मेज़र करने के लिए अब जितनी भी तरीके की डिवाइसेस है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लैंप आप देखते हो उसको कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। साथ ही पर्सन, एनिमल, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पे डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही कनेक्टेड वेरियस इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस, इंट्रूडर हो गया, फायर अलार्म हो गया। तो पहले क्या था कि अगर आग लग जाती थी तो जाकर फायर अलार्म बजाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि आपके मोबाइल में ही कनेक्टिविटी होगी, उस डिवाइस को मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी हो, अगर आग लग गई है तो फिर आप अपने मोबाइल से ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल नहीं, आप फायर अलार्म को जो है वो आप लोग घंटी बजा सकते हो। सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, एन नंबर ऑफ़ थिंग्स है इसके एप्लीकेशन में। तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि इससे क्या होगा कि डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा, वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा में, ज़्यादा डेटा की भी ज़रूरत नहीं होगी, बैंडविड्थ भी कम होगा, लॉन्ग बैटरी लाइफ होंगे। तो ऐसा नहीं है जैसे आज के डेट में आप लोग ये फील करते होंगे कि पहले जब इंटरनेट नहीं था, सिर्फ मोबाइल था, वो भी आप देखो 2G मोबाइल था, तो उसमें बैटरी जो है ना एक बार चार्ज करो तो 2-3 दिन तक चल जाते थे, एक हफ्ते तक भी चल जाते थे अगर आप फ़ोन में ज़्यादा बात ना करो। उसके बाद आया 3G फ़ोन, 4G फ़ोन, तो इसमें क्या होता है कि बैटरी बैकअप उतना ही जाता है, क्योंकि अब तो इंटरनेट शायद ही कोई ऑफ़ करता होगा, तो ऑफ़ नहीं करते, 24 आवर्स जो है हमारे मोबाइल में इंटरनेट ऑन रहता है, चाहे हम यूज़ करें या ना करें। तो उससे क्या होता है कि बैटरी बैकअप जो है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिवाइसेस कनेक्शन होगा ना उसमें लॉन्ग बैटरी लाइफ दिया जाएगा। साथ ही आप देखो कि ये को एग्जिस्ट करेगा, जो भी 2G 3G 4G मोबाइल नेटवर्क है उन सब के साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सारे एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे 5G नेटवर्क को लाने में टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी अगर 4G नेटवर्क भी है, 2G नेटवर्क भी है ना, तो वहाँ पे भी डिवाइसेस को कनेक्ट करने में आसानी होगी। इसलिए एग्जिस्टिंग जितनी भी नेटवर्क है उसके साथ ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है काम करेगा। साथ ही आप देखो कि ये जो लाइसेंस्ड LTE कंस्ट्रक्ट है उसके साथ ये ऑपरेट नहीं होगा। ये 3 तरीके से ऑपरेट होगा, 3 में से एक तरीका हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होगा, अपना ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है यहाँ पे आपका ये नेटवर्क को बिछाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे डिवाइस टू डिवाइस जो है अपने आप में ही ये कनेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे काम करेगा। या फिर जो पहले GSM में यूज़ होता था, तो उसमें अनयूज्ड अगर 200 किलो हर्ट्स बैंड है तो उसको यहाँ पे यूज़ होगा, या फिर LTE का जो बेस स्टेशन है वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। तो ये 3 तरीके से में से जो है ना एक तरीका है जिसमें कि आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जो LTE कंस्ट्रक्ट है, LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है। इट मीन्स कि एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम 4G नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो आप लोग के भी फ़ोन में जब नेटवर्क आता है तो उसमें आप लोग का LTE लिखा रहता है। तो LTE कहने का मतलब है ना कि ये ट्रू आपका 4G नहीं है। एक्चुअली जो 4G नेटवर्क होता है तो उसमें आपका 4G लिखा रहेगा किसी किसी डिवाइस में, और किसी किसी डिवाइस में LTE लिखा रहता है। तो LTE जहाँ पे लिखा रहता है ना, तो उसमें आपका 4G के कंपैरिजन में जो ट्रू 4G है उसके कंपैरिजन में स्पीड स्लो मिलता है। तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग 4G यूज़ करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जो लाइसेंस्ड है, प्रॉपरली है, उसमें हम लोग ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं PM वाणी। अब ये न्यू स्कीम आया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, तो ये है क्या पहले समझते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली एक फ्रेमवर्क अप्रूव किया गया जिसमें कि वाईफाई नेटवर्क जो है यहाँ पे लाने की बात की जा रही है, वो भी PM वाणी स्कीम के द्वारा। तो वाईफाई होता क्या है पहले यही समझ लीजिए।
वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। आप लोग भी वाईफाई यूज़ करते होंगे। आप लोग रेलवे स्टेशन चले जाओ या फिर आप लोग एयरपोर्ट चले जाओ या फिर बहुत सारे ऐसी जगह भी है दिल्ली में मेट्रो वाले जगह पे जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी है, कॉलेजेस है जहाँ पे फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। तो वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें डिवाइसेस को, जैसे कि कंप्यूटर्स में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गया, चाहे वो स्मार्टफोन हो, वेयरेबल हो या अदर इक्विपमेंट है जैसे प्रिंटर है, वीडियो कैमरास है, तो ये सब जो है ना इंटरनेट के थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली इसको वायरलेस लैन कहते हैं, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसकी जो आपकी लिमिट है वो आपका सेट है तो लोकल एरिया नेटवर्क तक ही है, एक आपका खास लिमिट तक ही ये वाईफाई का नेटवर्क आपका पकड़ सकता है। साथ ही यहाँ पे दीज डिवाइसेस अलाउ है, यानी कि आप देखो मेनी मोड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है। दोनों डिवाइसेस को आप अगर यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है एक नेटवर्क क्रिएट करके। वायरलेस नेटवर्क है जो कि 3 एसेंशियल एलिमेंट्स में काम करते हैं। यहाँ पे रेडियो सिग्नल का ज़रूरत है, एंटीना की ज़रूरत है और राउटर की ज़रूरत है। तो ये तीनों चीज़ है जिसके थ्रू आप वाईफाई जो है इस्तेमाल कर पाते हो। साथ ही आप देखो मोबाइल डेटा जो है वो यहाँ पे काम करते जैसे ही वाईफाई काम करता है। तो बिगेस्ट डिफरेंस क्या है, सिग्नल जो कि यहाँ पे आपके मोबाइल से प्रोवाइडर में जा रहा है रादर देन आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए जो आईएसपी क्या होता है, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना वो आईएसपी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो वाईफाई यूज़ करते हो आप लोग, तो वाईफाई के थ्रू आपका जो है आप हर एक लैपटॉप का आईपी एड्रेस होता है, फाइन, और वो यूनिक होता है। तो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो अपने आईपी एड्रेस को ही सेट करके यूज़ करते हो, तो वाईफाई यूज़ करने का ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मोबाइल डेटा भी काम किया जाता है। मोबाइल में आप लोग जो है अपना रिचार्ज पैक को रिचार्ज करते हो, उसके बाद अपनी डेटा को यूज़ करते हो। ऑल्सो आप देखो कि दोनों ब्लूटूथ भी और वाईफाई जो है ना वो वायरलेस कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करता है और रेडियो सिग्नल के थ्रू। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि ब्लूटूथ और वाईफाई में बेसिक डिफरेंस क्या है। सुटेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज डिवाइस के लिए हम लोग जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ आप देखो कि हार्डली एक रूम में ही आपका अगर है तो उस रूम में ही आपका काम करता है। एक रूम से दूसरे रूम चले जाओ तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी उस तरीके से काम नहीं करती है। लेकिन वाईफाई क्या है कि थोड़ा ज़्यादा एरिया आपको देखने को मिलेगा, और ब्लूटूथ में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है लेकिन वाईफाई में इंटरनेट की ज़रूरत है। रेंज कितना है तो 10 मीटर तक है और वाईफाई का 100 मीटर तक है। डिवाइस जो कि कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लूटूथ में आप देखो कि लिमिट नंबर है डिवाइस का जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वाईफाई में ओपन है, जितने भी नंबर ऑफ जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यूजेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो जो ब्लूटूथ है वो काफ़ी सिंपल है यूज़ करने के लिए और इसमें लेस पावर की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लोग देखें वाईफाई में तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत है एज़ कंपैरिजन टू ब्लूटूथ। ओके, सो दीज आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो यहाँ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ब्लूटूथ समझ में आ गया, वाईफाई समझ में आ गया। अब पीएम वाणी समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे ये स्कीम क्या लाया गया है। एक्चुअली इसका काम ये है, इसका एम है कि वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को एलिवेट करना है हमारे कंट्री में। पूरी तरीके से हमारे कंट्री में वाईफाई सर्विस होनी चाहिए। तो पीएम वाणी इकोसिस्टम है जो कि यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। एक तो है पब्लिक डेटा ऑफिस, दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, तीसरा है पब्लिक प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री। तो इन सब के द्वारा जो है यहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। पब्लिक नेटवर्क क्या है कि ये आपका जो है यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा एक नेटवर्क यहाँ पे आपका बनाया जाएगा जिसमें कि वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो भी पीडीओस स्प्रेड के थ्रू। यानी कि जो पब्लिक डेटा ऑफिस है उसको हर एक जगह बनाया जाएगा और उसी के थ्रू जो ये वाईफाई सर्विस है ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि ये नेशन वाइड नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। पब्लिक वाईफाई स्पॉट जो है ये हॉट स्पॉट ये बनाने की बात की जा रही है जिसको हम लोग पब्लिक डेटा ऑफिस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें है कि हर एक जगह इस तरीके का ऑफिस बना के वाईफाई जो है पूरी तरीके से अवेलेबल कराना है। गवर्नमेंट जो है वहाँ एक ऐप डेवलप करेगी जिसमें कि यूज़र्स को रजिस्टर करना होगा और वाणी कंप्लाइंट जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको वो अपने मोबाइल में डिस्कवर करेंगे और फिर उससे कनेक्ट करके इंटरनेट सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि दूसरे मोबाइल अगर आप लोग को इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो आप हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए बोलते हो सामने वालों को, वो हॉटस्पॉट ऑन करता है, आप वाईफाई के थ्रू जो है उसकी डिवाइस का नाम जो होता है उसको कनेक्ट करके आप लोग आराम से वाईफाई इस्तेमाल कर लेते हो, इंटरनेट है कि नहीं। तो यही चीज़ है कि पीएम वाणी, तो वाणी वाणी नाम का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे भी आप जाओगे ना तो आप वाईफाई ऑन करके वाणी ढूंढना, वाणी मिलेगा तो समझ जाना कि ये पीएम वाणी का कमाल है, यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कि क्या है, ऐप के थ्रू आपको ये सर्च करना होगा। साथ ही सेंट्रल रजिस्ट्री है, तो सेंट्रल रजिस्ट्री में क्या होगा कि ऐप प्रोवाइडर की डिटेल्स मेंटेन की जाएगी, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स जो होंगे उनकी डिटेल्स होगी, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स जो होंगे उनकी डिटेल्स होगी। तो पूरी डिटेल कहाँ होगी तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री में होगी। पब्लिक डेटा ऑफिस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एग्रीगेटर है ये।
तो इसमें नेसेसरी प्रोविज़न होगा कि कैसे यहाँ पे जो है डेटा को स्टोर किया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। यानी कि आप देखो कि लीगल प्रोविज़न के साथ सारे डेटा को स्टोर करना है 1 साल के लिए। ये जो यूज़र डेटा प्राइवेसी है, ये भी ऐप प्रोवाइडर और जो यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, उनके द्वारा यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। तो कंप्लीट यूज़र डेटा और यूजेस लॉग जो है वो यहाँ पे इंडिया के ही अंदर ये स्टोर किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूँगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप समझो कि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक हमारे यहाँ कानून नहीं है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। आप वाईफाई जब भी यूज़ करते हो तो मे बी वहाँ पे आपके डेटा हैक होने की ज़्यादा चांसेस है, सर्वर में जो है हैकर्स होते हैं और उस हिसाब से आपका जो है डेटा हैक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सारे डेटा जो यहाँ पे स्टोर होंगे वो हमारे इंडिया में ही होंगे। जैसे आप फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह के देखते हो कि आज के डेट में क्या इशू है, डेटा को लेके इशू है कि डेटा बाहर जाकर स्टोर होता है जहाँ पे वो ऐप है वहाँ की। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे इंडिया में डेटा स्टोर होगा, तो ज़्यादा प्राइवेसी की प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही आप देखो यहाँ पे कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए, ये सारे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो ये पीएम वानी के बारे में ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसको कहेंगे डार्क नेट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के डेट में प्रचलित भी है और काफ़ी तरीके से ये न्यूज़ में आ ही जाता है। रिसेंटली आप देखो कि जो 20 मिलियंस बिग बास्केट यूज़र्स की जो रिकॉर्ड है ना, वो कहा जा रहा है कि डार्क नेट में अवेलेबल हो गई है। आप लोग में से कौन कौन बिग बास्केट यूज़ करते हो? आई थिंक कि मोस्ट ऑफ़ यू जो है आप लोग यूज़ करते ही होंगे बिग बास्केट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है लोकल ग्रॉसरीज़ वगैरह और सामान वगैरह मंगाने के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसे। तो बिग बास्केट के 20 मिलियन जो यहाँ पे यूज़र्स हैं ना, उनकी डेटा को डार्क नेट में डाल दिया गया है। अब आप सोच रहे हो कि डार्क नेट है क्या? तो आप पहले ये समझो कि डार्क नेट को ना डार्क वेव कहते हैं। यानी कि इंटरनेट का ही एक ऐसा पार्ट है जिसको आप नॉर्मल सर्च इंजन से सर्च नहीं कर सकते। जैसे हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, कोई और ब्राउज़र हो गया, चाहे क्रोम हो गया या मोज़िला हो गया, तो उसमें आप कुछ भी टाइप करते हो तो आपको वो दिख जाता है। लेकिन डार्क वेव ऐसा वेव है ना, वेब पेजेस है, जो कि आप डायरेक्ट जो है सर्च इंजन में इसको इनपुट करके आप तुरंत जो है इसको नहीं आप एक्सेस कर सकते हो। ये ऐसा वेव है। तो कैसा वेव है यार? तो ये देख लो कि ये अंदर अंदर यानी कि इतना ज़्यादा इसको यूज़ करने के लिए एक ऐसा वेबसाइट है जिसको यूज़ करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग टॉर कहते हैं। जैसे आप देखो कि जो कंटेंट होता है डार्क नेट में वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड कहने का मतलब है कि कोडिंग फॉर्म में होता है। जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को भी मैसेज करते हो हाय, तो सेंडर टू रिसीवर में जब जाता है तो बीच में जो है ये मैसेज आपका कोडिंग फॉर्म में हो जाता है, या तो ABC के फॉर्म में हो जाता है या 1 2 3 फॉर्म में हो जाता है। तो ये इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि बीच में आपका मैसेज जो है वो हैक नहीं हो सकता। अगर हैक भी हो गया तो कोई हैकर रीड नहीं कर सकता कि एक्चुअली इस मैसेज में लिखा गया है। तो वही चीज़ है कि डार्कनेट में जो भी कंटेंट है ना, वो इनक्रिप्टेड होते हैं और इसमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत है जिसे हम लोग टॉर कहते हैं। द ओनियन रिंग ये ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू आप इनकी पेजेस को, वेब पेजेस को जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक है। इस तरीके का यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी के साथ इसको बनाया गया है। जनरली आप देखो कि यहाँ पे इसको गलत काम करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि डेटा का बेचने का यहाँ पे काम हो रहा है, तो कितने लोगों की डेटा को बेचा जा रहा है और उससे कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। तो इस तरीके का काम हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे भर भर के हो रहे हैं। तो अब आप देखो कि इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या, आप ब्राउज़र समझो। जब आप गूगल में सर्च करते हो, विकीपीडिया, बिंग में आप सर्च करते हो, तो आपको सरफेस वेव देखने को मिलता है, जो कि पूरे इंटरनेट का 4% है। 90% जो है ना, वो यहाँ पे आपको डीप वेव में देखने को मिलेगा। डीप वेव में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे आपका सेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डीप वेव में होता है। 6% जो यहाँ पे काम होता है वो डार्क वेव में होता है, और हम लोग बात कर रहे हैं इसी डार्क वेव, जिसे डार्क नेट भी कहते हैं। तो आप लोग समझो कि यहाँ पे इंक्रिप्टेड साइट होता है, इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन है, यानी कि इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। हम लोग जब पहुँचते हैं ना गूगल वगैरह यूज़ करके, वो हम लोग इसी में रह जाते हैं, इस 4% में ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि डीप वेव में आते हैं। यहाँ पे जो एकदम एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे 90% लोग तक पहुँचते हैं। लेकिन ये डार्क वेव में पहुँचने के लिए आप समझ सकते हो कि टॉर का इस्तेमाल करना होगा, द ओनियन रिंग, तब जाकर आप इस तरीके के वेबसाइट में पहुँचोगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनक्रिप्टेड साइट है, यहाँ पे भी आपका कोडिंग के फॉर्म में रहता है, इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर भर के है, और इलीगल एक्टिविटीज़ भी यहीं पे होता है डार्क वेब में। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग यहीं पे है, गूगल में ही सर्च करते हैं और सोचते हैं कि हमें सारा दुनिया यहाँ पे मिल गया, सारे खजाने मिल गए। बट आप अभी भी यहाँ पे अनअवेयर हो कि 96% का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे एक्सेस से बाहर है। मतलब आप समझ सकते हो कि इंटरनेट कितना भयानक आज के डेट में हो चुका है, कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ओके, तो ये है डार्क नेट।
अब यहाँ पे आप देखो कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो हमारे यूज़र्स का जो डेटा बेचा गया है वो कहाँ बेचा जा रहा है, तो डार्क वेब में बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे पहुँचना इतना आसान तो है नहीं, सारे लोगों के लिए आसान नहीं है। अब देखिए डार्क नेट जो है अपने आप में ही ये डीप वेब का पार्ट है। पहले आप डीप वेब में पहुँचोगे, ये जो 90% है यहाँ पे, उसके बाद ही आप डार्क नेट में पहुँच पाओगे। डीप वेब जो है वो एक्सेसिबल है, लेकिन डार्क नेट जो है ना ये बहुत ज़्यादा हिडन है। आप यहाँ तक भी पहुँच जाओगे लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि ये बहुत हिडन है, ठीक है। अगर हम लोग इंटरनेट का एक पार्ट देखें जो कि यहाँ पे रेडली अवेलेबल है जनरल पब्लिक के लिए और सर्चेबल होता है सर्च इंजन में, तो उसे हम लोग सरफेस वेव कहते हैं, जो कि हम लोग बहुत मज़े में गूगल यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि सारी दुनिया के खजाने और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गए। लेकिन यहाँ पे जो कोहिनूर का हीरा जो कहा जाता है ना, वो अभी भी हमारे इंटरनेट के और भी अंदर है। तो देखिए यहाँ पे जर्नलिस्ट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। सिटीजन्स जो भी कुछ ऑपरेसिव रिजिम में काम कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट के सेंसरशिप के बिना अगर वो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स भी है, कुछ स्टूडेंट भी है जो कि कोई सेंसिटिव टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो वो सारे लोग हैं जो कि डार्क वेव को यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखो कि ये सराउंडेड है कुछ कंसर्न, यानी कि आप लोग देखो कि इलीगल एक्टिविटीज़ है, पायरेसी होती है, चोरी होती है यहाँ पे, एथिकल कंसर्न यहाँ पे निकल कर आ रहा है और क्रिप्टो करेंसीज़ की भी यूज़ की जाती है जैसे बिटकॉइंस वगैरह है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो बेचा जा रहा है डेटा, तो डेटा बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे जो जो भी बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, अगर वो डेटा बेच रहे हैं तो इनको पैसा किस फॉर्म में मिल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मिल रहा है, जो कि ऑनलाइन करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, जो कि यहाँ पे आपका इसमें जो है ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसमें आपका ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाता है। ड्रग्स डीलिंग होती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है, मतलब आप समझ सकते हो कि जितनी भी दुनिया में यहाँ पे गंदी काम है, टेररिस्ट को कम्युनिकेट करना, टेररिस्ट फाइनेंस करना, जितनी भी गलत काम है ना, सब यहाँ से हो रहा है। अब आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कि जो द ओनियन रिंग है, टॉर है, तो द ओनियन रिंग ब्राउज़र जो है वो मिड 1990s में ही डेवलप किया गया था। यूनाइटेड स्टेट के नेवल रिसर्च लेबोरेटरीज़ के एम्प्लॉय थे जिनके द्वारा इसको जो है बनाया गया था। ये आप लोग देखो कि एक तरीके का ट्रैफिक है, यानी कि ब्राउज़र जो बहुत सारे लेयर्स को क्रिएट करता है, जैसे ओनियन में आपको बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलेगा, इसलिए इसका भी नाम द ओनियन रिंग है। बहुत सारे यहाँ पे लेयर्स है, तो डेस्टिनेशन साइट्स में पहुँचने से पहले आपको बहुत सारे लेयर से होकर गुजरना है, इसलिए इसका नाम द ओनियन रिंग रखा गया है। साथ ही इसको बनाया गया था जिसमें आप देखोगे कि कोई भी कंप्यूटर जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे इस सर्वर से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो आम जनता है हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसके लिए अलग से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तभी आप लोग डार्क नेट जैसी वेब पेज में आप जा सकते हो और इस तरीके का जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसे आप लोग तो देख नहीं सकते, लेकिन जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। इस तरीके के जो डार्क वेब में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उसको बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी जैसा काम हो रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। बट अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, जो कि है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर सीडैक है जिनके द्वारा परम सिद्धि कमीशन में लाया गया। ये इंडिया का फास्टेस्ट, यहाँ पे आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया का फास्टेस्ट है। परम सिद्धि नाम ही याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि परम सिद्धि क्या है, क्या ये आपका टॉर्पीडो है या फिर मिसाइल है या फिर आपका सबमरीन है या फिर सुपर कंप्यूटर है, क्या है, ठीक है। तो ये परम सिद्धि क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि इंडिया का लार्जेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होगा। ये सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है ना वो आप पेटा फ्लॉप्स में देख सकते हो, मतलब कि ये इतना ज़्यादा है, कुछ भी आप काम करो तुरंत आपका हो गया। लेकिन इससे पहले समझते कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर तो हम लोग सभी यूज़ करते हैं, बट सुपर कंप्यूटर क्या होता है ना, कि जिसमें परफॉर्मेंस जो है हाई लेवल की होती है। जो हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, उससे बहुत डिफरेंट होता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में आपका मेजर किया जाता है। और ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जिसको हम लोग फ्लॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो पेटा फ्लॉप्स में इसकी जो है आप देखो, इसकी परफॉर्मेंस जो स्पीड होती है वो 210 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटा फ्लॉप्स है, यानी कि इतना ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। मेमोरी जो होती है सुपर कंप्यूटर की वो एवरेज होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूजुअल कंप्यूटर से जो है ना इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। 25 अराउंड आपको ये 2,50,000 टाइम्स देखने को मिलेगा कि जो कि ज़्यादा होता है मेमोरी। तो मेमोरी स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन कहाँ है, अब सुपर कंप्यूटर का एप्लीकेशन तो आप
पूछ नहीं सकते हो कि कहाँ कहाँ नहीं है। क्लाइमेट मॉडलिंग है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, यहाँ पे आप देखो कि एटमॉस्फेरिक एटॉमिक एनर्जी सिमुलेशंस है, नेशनल सिक्योरिटी है। तो इन सारी जगह पे हम लोग जो है ना सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंडियन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि पहली नहीं है। हमारा पहला जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो है परम शिव। तो परम शिव हमारा पहला है, लेकिन हमारा फास्टेस्ट पहला कौन है, तो परम सिद्धि है। प्रत्यूष है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में लोकेटेड है। मिहिर कहाँ लोकेटेड है, तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में। तो ये सारे आप याद रख सकते हो। वर्ल्ड का फास्टेस्ट अगर हम लोग सुपर कंप्यूटर देखें तो ये जापान का फुगाकू है, जिसकी स्पीड आप देख सकते हो 415 पेटाफ्लॉप्स है। तो इतनी बातें ध्यान में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ना, उसके तहत इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि सीडेक के साथ है। और सपोर्ट यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मीटी है, इन सब के सपोर्ट के साथ यहाँ पे आपका डेवलप किया जाएगा। जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, एक्चुअली ये 2015 में ही लॉन्च हुआ था, जिसमें कि हमारा जो नेशनल एकेडमिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको एम्पावर करने के लिए लाया गया था। और मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है वो जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया गया है मीटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही सीडैक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें क्या क्या है। तो नेटवर्क जो सुपर कंप्यूटर्स का है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। कैपेसिटी क्या क्या होगा, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो, टेरा फ्लॉप्स का होगा, यानी कि फ्यू टेरा फ्लॉप्स से लेकर यहाँ पे आपका 100 टेरा फ्लॉप्स तक होगा। साथ ही आप देख सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे जो नेटवर्क इंस्टॉल करने की बात की जा रही है ना, इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। साथ ही ये सारे सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और वो भी नेशनल नॉलेज नेटवर्क के ऊपर। जो कि आप देखो यहाँ पे क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब होंगे, जिसमें कि हाई स्पीड नेटवर्क होगा, तो काम भी बहुत तरीके से फास्ट होगा। डेवलपमेंट होगा हाई प्रोफेशनल हाई परफॉर्मेंस का। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में देखें तो जो परम शिवाय है, जो कि हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, तो वो हमारे यहाँ इसको असेंबल किया गया और इंस्टॉल किया गया है। आईआईटी जो बीएचयू है उसमें इसको इंस्टॉल किया गया, ठीक है। उसके बाद परम शक्ति परम ब्रह्मा है, जिसको इंस्टॉल किया गया था आईआईटी खड़गपुर में, और परम ब्रह्मा जो है ये आपका ISSER पुणे में इसको इंस्टॉल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लॉप्स की बात कर लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है ये कॉमन बेंचमार्क होता है मेजरमेंट करने के लिए कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड का क्या रेट है। तो एक मेगा फ्लॉप होता है जिसमें कि 1 मिलियन फ्लॉप देखने को मिलेगा, और गीगा फ्लॉप होता है जिसमें कि 1 बिलियन होता है फ्लॉप, और टेरा फ्लॉप होता है जिसमें 1 ट्रिलियन होता है। पेटा फ्लॉप्स को अगर हम लोग देखें तो 1000 टेरा फ्लॉप्स है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो हमारा परम सिद्धि है, इसमें सिद्धि, मैं ही नाम भूल गई क्या, एक सेकंड, हाँ परम सिद्धि नहीं, मुझे भी लगा कि मैं गलत नाम बोल रही हूँ क्या। तो इसमें पेटा फ्लॉप्स स्पीड है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड है, सबसे हाईएस्ट स्पीड यहाँ पे सुपर कंप्यूटिंग में, प्लस इस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो कितना ज़्यादा ये हमारा मतलब कि पावरफुल होगा, है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी ये सुपर कंप्यूटिंग है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ हो रहा है, और हमारे यहाँ अब ये मिशन भी आ चुका है। तो इसके थ्रू अब आप देख सकते हो कि एक के बाद एक हमारे यहाँ एक अच्छे अच्छे सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा सा काम है, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे आज छोटी ही वीडियो रहने दे रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो है 1 घंटे की साइंस एंड टेक की लेसन ले लूँगी, क्योंकि आज की भी 1-2 लेसन जो टॉपिक बच गई है उसे हम लोग नेक्स्ट लेसन में ही कवर अप कर लेंगे। आज छोटी सी लेसन रहने दीजिए, कल फिर आप लोग को टाइम पे मिलेगी और 40 मिनट से कम की लेसन नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया कीजिए। और साथ ही साथ एक छोटी सी नोटिस कि अगर आप लोग को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है 2021 के लिए, तो इसके लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी मिलेगा। उस ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप लोग हमें मेल करोगे तो आप लोग को प्रोसीजर बताया जाएगा कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप लोग की जो विजन आइज की जैसे आप लोग ये PDF पढ़ रहे हो, तो इसी के साथ बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग सॉल्व करो, जिससे कि
पूरी हॉलिस्टिक तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है ना। कंप्लीट पैकेज है कि पीडीएफ पढ़ के फिर उसके बाद जो है उसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करने से आपकी पकड़ टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी और समझ भी ज़्यादा पकड़ हो जाती है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वो एवरी संडे और एवरी वेंसडे जो है आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाती है। सीसैट की भी इस बार टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल कराऊंगी। पहले जीएस की कवर अप कर लेती हूँ और साथ ही साथ अगर आप लोग को डेली बेसिस में यहाँ पे 4 बजे वीडियो हमारे साथ देखनी है, लेसन यहाँ पे स्टडी करनी है टॉपिक को, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है और बस, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी आकर आप लोग देख सकते हो कि PT 365 की और भी यहाँ पे सब्जेक्ट चल रही है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।